नमस्ते दोस्तों। पिछले एपिसोड में मैंने किसी भी संगठन का कायाकल्प कैसे करें इसके बारे में बात किया था और उसका एक एस्पेक्ट जो एचआर था उसके ऊपर बात किया था। आज मैं दूसरे एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी। मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं प्रभाकर सिंह हूँ, डीजी सीपीडब्ल्यूडी रहा मैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर एडवाइज़र भी रहा। तो किसी भी संगठन को अगर हम कायाकल्प करते हैं तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। किस टेक्नोलॉजी से हम काम कर रहे हैं। प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बदलती जाती है और उसका हमें आभास भी नहीं होता है। जितना पुराना संगठन होता है उसमें उतनी ही पुरानी टेक्नोलॉजी और जो हिस्ट्री है उसकी वजह से वो ऑब्सोलेसेंस बना रहता है, जो हमें पता भी नहीं लगता है और जिससे हमारी इनएफिशिएंसी बनी रहती है। इसका लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने सीपीडब्ल्यूडी में काम किया जब मैं डीजी था। उस सन 2018 जुलाई में मैं डीजी बना। ये डिपार्टमेंट 165 साल पुराना था और बंद होने के कगार पे था। सिक ऑर्गेनाइजेशन था। इसको मैंने टर्न अराउंड किया। सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया मैंने। इसमें मुझे अधिकार दिया गया था कि मंत्रालय की तरफ से 3 मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं कंस्ट्रक्शन की, जो कि प्रीफैब प्रीकास्ट के तौर पे जो मॉडुलर कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर काम करना था। और डीजी को अधिकार था कि उस पर एग्जेम्पशन दे सके। तो मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे जगह जगह से कि ये टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं हो सकता है, इसको एग्जेम्पशन दे दिया जाए। तो मुझे लगा कि अगर मैं एग्जेम्पशन ही देता रहूं तो मैं पुरानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा हूं। तो सबसे पहला डिसीजन मैंने ये लिया कि कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। और उसमें कुछ रिलैक्सेशन या लोगों के साथ हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी किया, बातचीत की, कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ाए भी जिसमें कि लोगों को ऑप्शन मिल जाए। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और करीब 100 मतलब करीब 50 टेक्नोलॉजी के आसपास हम लोग पहुंच गए। इसमें सबसे हैंडी वो जो रहा वो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी चैलेंज, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, जो 2019 मार्च में विज्ञान भवन में इसका आह्वान हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आए। मैं ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का चेयरमैन रहा। उसमें तरह तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई। उस कमेटी में करीब 500 टेक्नोलॉजी हमने देखा उसमें, और उसमें से शॉर्टलिस्ट किया, चूज़ किया। और हिंदुस्तान में करीब 6 जगहों को हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी से मकान बनेंगे। वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट की तरह उसका नाम दिया गया। और 6 टेक्नोलॉजी 6 जगहों पे अलग अलग जोग्राफिकल प्लेसेस और उनके जो वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हमने चुना। और ये आइकॉनिक या लाइट हाउस प्रोजेक्ट इसको बोलना चाहिए, जिससे कि लोगों में जागृति आए और लोग ये समझें कि किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन किया जाता है और इसका क्या उपयोग है। तो जो डिपार्टमेंट था हमारा, उसमें मैं प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइज़र भी था गवर्नमेंट की तरफ से। तो सरकार की जो नीतियां हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके बारे में भी देखना हमारा काम था। मैंने ये देखा कि सन 2050 तक जितना कंस्ट्रक्शन या जितनी बिल्डिंग्स हिंदुस्तान में होंगी, उनमें से करीब 50% बिल्डिंग्स का भी कंस्ट्रक्शन होना है। तो उसके लिए क्या क्या नीतियां होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी हो,
किस तरीके का मैनेजमेंट हो, कौन से मटेरियल्स हो, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेथड हो, क्योंकि इसमें बहुत ह्यूज रिसोर्स जाने वाला है। तो इन सब के ऊपर विचार करने की ज़रूरत थी। जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तब से ही टेक्नोलॉजी के बारे में मेरा ये ख्याल रहा है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए और उसमें इम्प्रोवाइज़ करने की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हम तभी स्टे कर सकते हैं जबकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम सबसे आगे रहें। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था वो एक तरीके से दूसरों को मार्ग दिखाने वाला था। 165 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन था जिसके रूल्स रेगुलेशंस, कार्य पद्धति, शेड्यूल ऑफ रेट्स, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस पूरे देश के कोने कोने में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में उपयोग किया जाता था और लोग इसकी तरफ देखा करते थे। जब हिंदुस्तान में सबसे पहले CFL आया करीब 1990 के आसपास, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। हमें लगा कि इसका अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो जो एनर्जी सेविंग है या नई टेक्नोलॉजी है उसे जनता भी इसका उपयोग नहीं करेगी। तो ये हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेटिव इफ़ेक्ट भी था कि अगर सरकार में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे, और जब तक इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा उपयोग का तब तक इसका कॉस्ट भी नीचे नहीं आएगा। तो इसमें करीब 40 से 50% की एनर्जी सेविंग उस समय होती थी। तो हमने CPWD में इसको इंट्रोड्यूस किया। नॉर्मली सरकार जो है प्रेसिडेंस के हिसाब से चलती है, लेकिन जो टेक्निकल फील्ड है इसको प्रेसिडेंस के हिसाब से बहुत देर तक नहीं चला सकते, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो प्रेसिडेंस पे नहीं चलती है। फ्यूचर किस तरीके से होगा, उसमें किस तरीके के चैलेंजेज आएंगे, उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है, बदलना पड़ता है, तभी हम इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। इसी प्रकार से सोलर एनर्जी का उपयोग जो था अर्ली 90s में या फर्स्ट डिकेड 2000 के आसपास या उसके पहले कहना चाहिए, मैंने सोलर हीटिंग सिस्टम जगह जगह लगा दिए। तब ये मैंडेटरी नहीं था सरकार में सोलर हीटिंग सिस्टम लगाना या सोलर सिस्टम लगाना, लेकिन उसके एक्सपीरियंस से हम लोगों ने सरकार में नीतियां बनाई और ये जगह जगह मैंडेटरी कर दिया गया। इसी तरीके से सोलर PV सिस्टम भी जब आया बहुत कॉस्टली था, इसका उपयोग करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसके रिटर्न्स उतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया सरकार में तो धीरे धीरे इसका कॉस्ट कम आता गया और आज आप देख रहे हैं कि घर घर में सोलर PV सिस्टम लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो एनर्जी की डिपेंडेंस हमारे दूसरे देशों पे थी वो कम हुआ। अगर आप देखें नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में जो हमारी गवर्नमेंट की सीट ऑफ पावर है, इसकी हालत बड़ी ख़राब थी। इसका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं हो पाया था, डिज़ाइन नहीं हो पाया था, ना कर पाए थे, क्योंकि ये मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग थी और इसमें फॉल सीलिंग नहीं कर सकते थे। डबल हाइट की बिल्डिंग है, इसमें कूलिंग टावर्स वगैरह लगाना मुश्किल हो रहा था। पाइप, चिल्ड वाटर पाइप जो AC की होती हैं या डक्ट्स जो रन करने होते हैं वो इसमें करना मुश्किल था। तो यहाँ पे विंडो टाइप और स्प्लिट टाइप AC लगते चले गए और जो बिल्डिंग का फेसिया बाहर से ख़राब होता रहा, पानी गिरता था बाहर का लुक ख़राब हो गया, उस पर काई जम जाती थी बिल्डिंग के बाहर।
और जो टूरिस्ट या विजिटर्स या फॉरेनर्स आते थे, जो राजपथ से दिखता था, बहुत अगली लुक होता था, बहुत ही गंदा दिखता था। तो इसको सन 2002 में हमने सोचा कि इसमें न्यू टेक्नोलॉजी जो उस समय आई थी, VRV सिस्टम, जिसमें कि एयर कूल्ड सिस्टम था ये, और बहुत ही आधुनिक तरीके का सिस्टम था। उसको हमने इसको इतने बड़े स्केल पे कहीं भी अभी दुनिया में नहीं लगा था, उसको मैंने डिज़ाइन किया और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में इसको लगाया। हालांकि इसका बहुत विरोध भी हुआ, क्योंकि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी पे जाने पे कई तरह की लॉबीज़ होती हैं, कई तरह के इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। तो ये जब एयर कंडीशनिंग कर दिया गया तो इस बिल्डिंग का लुक बदल गया, इसके अंदर के वर्क कल्चर बदल गया, और जो कंफर्ट लेवल है बहुत ही इम्प्रूव हो गया यहाँ पे, जिसमें किसी तरह का पानी की जो समस्या रहती है दिल्ली में, उसका उपयोग नहीं किया। इसमें किसी तरह का AC प्लांट वगैरह, उसके लिए जगह की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर यूनिट इंडिपेंडेंट था, उसका टेम्परेचर कंट्रोल इंडिपेंडेंट था, तो बड़ा कन्वीनियंट था ये। तो इस तरीके से जो हमने CPWD में ये देखा और जो भी काम किया, हर प्रोजेक्ट को नए तरीके से किया, जो उसमें नयापन लेके आए। जो प्रोजेक्ट्स थे जैसे उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग बनी, उसमें कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का उपयोग किया गया, और वो बिल्डिंग बनाते समय जैसे कि एक लेबोरेटरी है या R&D है या रिसर्च वर्क उस पर चल रहा हो, नई तरीके की मटेरियल, उनको किस तरीके से उपयोग किया जाए, फ्लाई ऐश का उपयोग करना है या AAC ब्लॉक का उपयोग करना है, तो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन सबको पार किया। और CPWD में इस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक R&D इसमें अवश्य होना चाहिए, जो कि हमारे डे टू डे के कार्यों में किस तरीके का इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो सोचा जाए। इसके लिए मैंने IIT से बात किया, गांधीनगर IIT अहमदाबाद जो है, उनके साथ हमने MOU किया और हमारे लोग वहाँ पे जॉइंट रिसर्च वर्क करना चालू किया। ट्रेनिंग का जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, ट्रेनिंग की पहली बार हम लोगों ने पॉलिसी बनाई कि किस तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता है अलग अलग लेवल पे। उसमें टेक्नोलॉजी अपने आप ही उसका पार्ट बन जाता है। ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए जो जो आवश्यकताएं थीं उस पर ध्यान दिया हम लोगों ने। जो बिल्डिंग्स जो स्टैंडर्ड्स थे वो विदेशों से इंपोर्ट किए गए थे, उसके हिसाब से उनकी रेटिंग होती थी। हमने सोचा कि हिंदुस्तान में जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं उसका स्टैंडर्ड CPWD क्यों न तैयार करे। तो ग्रीन रेटिंग के लिए हमने अपना सिस्टम खुद इजाद किया, और हमारे डॉक्टर KM सोनी साहब ने इसमें बहुत हेल्प किया। वो हमारे ADG थे, बड़ी मेहनत की उन्होंने, और एक पुस्तक हम लोगों ने इस पर निकाला, स्पेसिफिकेशन का घर उसका नाम दिया, जो कि बाकी जितने भी ग्रीन बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स थे उससे बहुत अच्छा था। CPWD को टर्न अराउंड करने के लिए हमें ये पता था कि मार्केट में हमें वही काम मिलेगा जो दूसरे नहीं लेते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वर्क होंगे, उसे ही हमें लेना होगा। तो मैं सभी क्लाइंट डिपार्टमेंट से मिलकर यही बोलता था कि जो सबसे मुश्किल काम हो आप हमें दे दीजिए।
आपको ताजुब होगा कि जो बॉर्डर रोड्स हम लोगों ने बनाए 20,000 फुट की ऊंचाई पर, जहां सांस लेना मुश्किल है, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे नहीं के बराबर है। पूरे साल में मुश्किल से 2-4 महीने ही होते हैं जिसमें कि आप 4 महीने से ज़्यादा नहीं वहाँ पे काम कर सकते हैं। उन सड़कों को हमने बनाया और हमारे काम को देखकर लोगों ने हमें और काम देना चालू किया। तो जब इंडस्ट्री आपकी या जो ऑर्गेनाइजेशन सिक होने लगता है तो आपको बड़े बड़े चैलेंज लेने पड़ते हैं और उसमें नई तरह की टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करना होता है। हमने विदेशों में भी काम लिया। साउथ सूडान जैसी एक जगह है साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता होगा, उस जगह पे भी हमने हॉस्पिटल बनाने का काम लिया। विदेशों में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे थे, वो लेना चालू किया। तो डिपार्टमेंट का आमूल चूल परिवर्तन हमने किया। तो दोस्तों, आपसे मुझे यही गुजारिश है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप हमेशा अग्रणी रहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि जो मार्केट में अवेलेबल है वही टेक्नोलॉजी हो। आपको उसको अपने तरीके से एडॉप्ट और अडेप्ट करना होता है। उसके लिए जो भी चेंजेस उसमें करने की ज़रूरत पड़ती है वो आप अवश्य करिए। तो इसके साथ मैं ये एपिसोड यहाँ पे बंद करना चाहूँगा और अगले एपिसोड में जो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टर्न अराउंड करने के लिए या उसका कायाकल्प करने के लिए और क्या विशेष बातें हैं हमें ध्यान में रखना चाहिए, उस पर मैं चर्चा करूँगा। अगर आपको यह प्रोग्राम पसंद आया तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।